भाषा है, अंग्रेजी में काम करता हूं, लेकिन मेरी भाषा हिंदी है। तो हिंदी संस्करण के लिए एक और भूमिका मैंने 40 पेज की लिखी और हिंदी में ये पुस्तक कौन है भारत माता के नाम से प्रकाशित है। अभी जो बातें पूनिया जी कह रहे थे, उनके संदर्भ में मेरा ये दावा है विनम्रता पूर्वक कि कोई भी व्यक्ति अगर कौन है भारत माता की ये भूमिका हिंदी और अंग्रेजी की, यानी लगभग 100-125 पेज अगर पढ़ ले, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जितनी मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं, उनमें से अधिकांश का वो मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हो जाएगा। न केवल ये, बल्कि नेहरू के महत्व, नेहरू की कल्पनाएं, उनकी सफलताएं, उनकी विफलताएं, उनकी उपलब्धियां और उनकी ट्रेजेडीज, इन सब का भी कुछ बोध उन भूमिकाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को हो जाएगा। और स्वयं नेहरू का लेखन और नेहरू के बारे में लेखन तो इस पुस्तक में संकलित है ही। ये पुस्तक है कौन है भारत माता, हिंदी में सुलभ है और मेरे पास इसकी फिलहाल 3 ही प्रतियां हैं। तो मैं ये प्रतियां मुख्यमंत्री जी को, पूनिया जी को और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष को भेंट करना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात में कहूंगा। तो अब मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं और मेरा एक निवेदन है। मेरा ख्याल है कि मैं 40-50 मिनट बोलूंगा। उम्मीद है कि बोर नहीं करूंगा और फिर भी अगर आप में से किसी को बोरियत का एहसास हो तो कृपया आपस में बातचीत करने की बजाय चुपचाप उठकर हॉल से चले जाएं। मैं बुरा नहीं मानूंगा और मेरी उम्मीद है कि नेतागण भी बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप लोग बातचीत करेंगे और उससे मेरा ध्यान बटेगा तो जरूर मुझे असुविधा होगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा, आपको आपस में बातचीत करने की नौबत आएगी नहीं। मैं इस सवाल से शुरू करना चाहता हूं कि नेहरू पर इतने निरंतर, इतने बेबुनियाद बल्कि अश्लील हमले क्यों होते हैं, क्यों होते आए हैं। नेहरू के बारे में दुनिया भर की मूर्खतापूर्ण बातें, निराधार बातें, जैसे बहुत एक प्रसिद्ध है कि आई एम मुस्लिम बाय कल्चर, इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन एंड हिंदू मेयरली बाय एक्सीडेंट। ये नेहरू कहते थे। ये शुद्ध झूठ है। नेहरू ने ऐसा कभी नहीं कहा। हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म और किसी भी परंपरा के प्रति ऐसी अवहेलनापूर्ण बात नेहरू कह ही नहीं सकते थे, कभी नहीं कहा नेहरू ने। ये शब्दावली, ये वाक्य नेहरू पर एक हिंदू महासभाई नेता खरे ने चिपका दिया और टू पुट इट वेरी फ्रैंकली, ये कांग्रेस संगठन की और कांग्रेस से जुड़े लोगों की कमजोरी है कि इस बात को बच्चा बच्चा मानने लगा कि नेहरू ऐसा कहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन जो मूल सवाल है वो ये कि नेहरू पर इतने हमलों का कारण क्या है। ये प्रचारित करने का कारण क्या है, जैसा पूनिया जी ने संकेत किया कि महात्मा गांधी को छल से जैसे बहला करके नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल का हक मार के नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल बेहतर प्रधानमंत्री होते। अब इस सिलसिले में देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो गांधी जी और पटेल को उनसे भी ज्यादा जानते हैं। यानी कुछ विद्वान लोग हैं अपने देश में जिनको लगता है कि पटेल का मन, पटेल उतना नहीं जानते थे जितना कि वो जानते हैं। वास्तविकता ये है और ये कांग्रेस संगठन और कांग्रेस परंपरा की ताकत है कि यहां वैचारिक मतभेदों को व्यक्तिगत विद्वेष में यथासंभव नहीं बदलने दिया जाता।
मैं निजी तौर से ये जानता हूं और मानता हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं औपचारिक रूप से, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में पिछले कई सालों से जाता रहा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से भी कुछ कड़ी बातें करता रहा हूं। मुझे आज तक जी 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 बैठ जाओ, कोई खड़े मत रहो, बैठ जाइए। हजार आदमी बाहर। क्या बात है, क्या बात है। स्क्रीन लगी बाहर, स्क्रीन लगी है वहाँ से आती है, लगी उसके बाहर है। अब शुरू करें। अब हाँ, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि कांग्रेस के मंचों से सार्वजनिक रूप से, कांग्रेस नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत में मैं कांग्रेस की कड़ी आलोचना भी करता रहा हूं। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि नेहरू के बारे में ये प्रवाद प्रचलित हुए, ये कांग्रेस की कमजोरी है। लेकिन जो कांग्रेस की ताकत है और जिसके लिए मैं कांग्रेस की तारीफ करता हूं कि इस तरह की आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेसियों ने मुझे एंटी नेशनल कभी नहीं कहा, मुझ पर देशद्रोह का आरोप कभी नहीं लगाया कि आप हमारे नेता या हमारी नेता की आलोचना करते हैं, आप देशद्रोही हैं। ऐसा कांग्रेसियों ने कभी नहीं किया। और इसके बावजूद कि मैं आलोचना भी करता हूं, मुझे बुलाया जाता रहा। ये टेम्परामेंट कोई आज का नहीं है, ये कोई दबी ढकी बात नहीं है कि नेहरू और पटेल के बीच कई चीजों को लेकर मतभेद थे। ये कोई दबी ढकी बात नहीं है कि नेहरू और महात्मा गांधी के बीच कई चीजों को लेकर मतभेद थे। 1929 में गांधी जी पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे। मद्रास कांग्रेस में नेहरू के दबाव में डोमिनियन स्टेटस की जगह फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास हुआ था और गांधी जी उससे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने बाकायदा आलोचना की थी कि प्रस्ताव हड़बड़ी में पारित किया गया है। लेकिन 1930 के लाहौर अधिवेशन में उस समय तक आते आते गांधी जी की राय बदल चुकी थी और वो पूर्ण स्वराज के समर्थक हो चुके थे। मैं कहना यह चाहता हूं दोस्तों कि गांधी जी की महानता इस बात में थी, और चूंकि मैं स्वयं जीवन भर अध्यापक रहा हूं तो एक तरह के निजी टच के साथ कह सकता हूं कि अच्छा अध्यापक केवल सिखाता नहीं है, वो सीखता भी है। जो लोग पैदाइशी विश्वगुरु होने का दावा करते हैं वो वस्तुतः मूर्ख होते हैं, क्योंकि केवल मूर्ख ही नहीं सीखता दूसरे से। मैं एक अध्यापक जीवन भर रहा हूं और मैंने अपने शिष्यों से भी सीखा है, अपने स्टूडेंट से सीखा है, अपने मित्रों से सीखा है। रोज सीखता हूं, पल पल सीखता हूं। तो महात्मा गांधी जो 1929 में पूर्ण स्वराज के विरोधी थे, नेहरू और उनके जैसे यंग रेडिकल लीडर्स के दबाव में 1930 तक आते पूर्ण स्वराज का समर्थन करने लगे थे। नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस में इस बात को बल देकर कहा कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, भारत को पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। कोई वजह थी कि सन 1942 में जब वर्धा में एआईसीसी का सेशन हुआ, उसके पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बारडोली में हो चुकी थी और उसमें जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके बारे में गांधी जी तक ये बात पहुंचाई गई कि साहब इस रेजोल्यूशन के पक्ष में बोलते हुए नेहरू ने बहुत तीखी बातें अहिंसा सिद्धांत के बारे में कही है, यानी एक तरह से सीधे आपकी आलोचना की है। इस तरह की बातें गांधी जी तक पहुंचाई गई। गांधी जी उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं थे, वर्धा की एआईसीसी में थे और वहां उन्होंने लंबा भाषण दिया वर्धा की उस एआईसीसी में। उस भाषण के कुछ हिस्से इस पुस्तक में संकलित हैं। ये सन 42 की बात है। गांधी जी ने उसी भाषण में ये वाक्य कहा था कि सरदार नहीं, राजा जी नहीं, मेरा वारिस जवाहर होगा। ये सन 42 में कहा था गांधी जी। गांधी जी अपने आप को
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से ज्यादा बेहतर ढंग से जानते थे और जवाहरलाल नेहरू को भी उन लोगों से बेहतर ढंग से जानते थे। मैंने इस किताब में इस बात पर विचार किया है क्योंकि तब तक गांधी जी और नेहरू जी के मतभेद एक तरह से जग जाहिर हो चुके थे। उन दोनों के बीच में गांधी एविन पैक्ट को लेकर मतभेद था। जैसा मैंने आपको बताया कि सन 29 में स्वराज मांगा जाए या ना मांगा जाए, इसको लेकर मतभेद था। सन 37 में भी दोनों के बीच में तीखा पत्र व्यवहार हुआ था। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में गांधी जी की कई बातों की बहुत साफ तौर से आलोचना की थी जो सन 35 में छपी थी। और दोस्तों, वो आत्मकथा छपवाने के पहले उसका मसौदा नेहरू ने गांधी को भेजा था कि आप पढ़ लीजिए इसको, अगर इसमें कुछ हटाना गढ़ाना बढ़ाना हो तो मैं कर लूं। गांधी ने लिखा कि एक शब्द भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, जैसा तुमने लिखा है ये वैसी ही छपनी चाहिए। दैट वाज महात्मा गांधी फॉर यू। तो मतभेद जाहिर हो चुके थे और थे मतभेद। मैंने इस किताब में लिखा है कि गांधी जी ने इतना जोर देकर जो कहा कि मेरा उत्तराधिकारी जवाहर होगा और मेरे जाने के बाद जवाहर मेरी जुबान बोलेगा, तो उसका कारण यह था कि गांधी जी जानते थे कि जवाहर के पास अपनी खुद की भी जुबान है और गांधी जी को ऐसे उत्तराधिकारी की, ऐसे चेले की जरूरत नहीं थी जो हर बात में हाजी हाजी करे। गांधी जी को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए था जो कहे कि बैंगन के सर पे ताज धराए या इसीलिए इसका नाम बेगुन धराए। वो चुटकुला सुना होगा आप लोगों ने कि बादशाह ने बैंगन खाया, बड़ा मस्त हुए खाके बैंगन का भरता। बोले बीरबल बैंगन तो बहुत बढ़िया सब्जी है। बोले हजूर इसीलिए तो उसके सर पे ताज धराए। तो दूसरे दिन पेट खराब हो गया, वायु बनने लगी। तो बादशाह ने कहा कि निहायत वाहियात सब्जी है, मेरा तो पेट खराब हो गया। बोले इसीलिए तो उसका नाम बेगुन धराए। बोले कल तुम ऐसी बात कर रहे थे, आज ऐसी बात कर रहे हो। तो वो बोले बीरबल कि हुजूर तनख्वाह आपसे लेता हूं, बैंगन से थोड़ी लेता हूं। तो महात्मा जी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी। महात्मा जी को ऐसे लोगों की जरूरत थी और जिन पर भी उन्होंने विश्वास किया, चाहे वो नेहरू हो, चाहे पटेल हो, चाहे राजाजी हो, इनमें से हर एक में वो नैतिक बल था जो जरूरत पड़ने पर महात्मा जी की बातों का सार्वजनिक रूप से विरोध कर सकते थे। इनमें से हर एक में वो बल था। और इसके बावजूद आप सब जानते हैं आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आजाद हिंद फौज बनाने की प्रेरणा सुभाष बोस को सावरकर ने दी थी। मैंने अपने ट्विटर पर लिखा और उससे कुछ मित्र बड़े दुखी हो गए, लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, अगर दुखी होने लायक हो तो आप भी दुखी हो जाइएगा, वरना मानिएगा कि मेरे सवाल में दम है। गांधी ने बड़ी ज्यादती की सुभाष बोस के साथ, जवाहरलाल ने बड़ी ज्यादती की सुभाष बोस के साथ, मौलाना आजाद तो खैर मुसलमान थे तो गड़बड़ थे ही, और सावरकर ने प्रेरणा दी। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज का नाम आजाद हिंद फौज रखा, स्वाधीन भारत सेना नहीं रखा, उर्दू में नाम रखा। उनका तराना पूरी तरह उर्दू में है। सुभाष बोस की फौज में, आजाद हिंद फौज में जवाहर ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड थी, आजाद ब्रिगेड थी, रानी आप झांसी रेजिमेंट थी। क्या सुभाष बोस में इतनी भी कृतज्ञता नहीं थी कि अपने आप को प्रेरणा देने वाले सावरकर के नाम पर भी एक ब्रिगेड बना देते? अब ये लिख दिया तो बहुत से लोग चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। अब चिल्लाए मैं क्या कर सकता हूं? कहना मैं जो कह रहा था, बात मूल बात पे लौटे कि गांधी जानते थे कि नेहरू की अपनी सोच है, लेकिन जब वो ये कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद जवाहर मेरी जुबान बोलेगा, तो वो जानते थे कि सोच में फर्क हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गुणवत्ता को लेकर अंतर हो सकता है, उसकी जरूरत किस हद तक है किस हद तक नहीं है इसको लेकर फर्क हो सकता है, लेकिन मूल सरोकार मेरे और जवाहर के एक से है। और इसलिए जैसे मैंने उससे सीखा है और उसने मुझसे सीखा है, ये सिलसिला मेरे जाने के बाद भी जारी रहेगा। और इसलिए गांधी आश्वस्त थे, निश्चिंत थे कि मेरा उत्तराधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये गांधी जी का अपना कथन है। सरदार पटेल का जिक्र किया गया, अभी आपने जिक्र किया। सरदार पटेल के बारे में केवल 3 वाक्य में उनके उद्धृत करूंगा, अलग अलग समयों पर कहेंगे। सरदार पटेल ने
1936 में जबकि उनके और नेहरू के बीच में कांग्रेस के सांगठनिक मामलों को लेकर पॉलिटिकल स्टैंड क्या होना चाहिए, काउंसिल प्रवेश और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, इस सबको लेकर काफी बहस थी और पब्लिक डिबेट थी। लेकिन जब एक फैसला हो गया जो नेहरू जी को बहुत पसंद नहीं था, लेकिन वर्किंग कमेटी का फैसला हो गया तो नेहरू ने उस पर अमल किया। उस समय सरदार पटेल ने लिखा कि मैं उनके शब्द जैसे कि तैसे पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि एक मिनट, उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू की प्रतिबद्धता और उनकी क्षमता की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सरदार पटेल ने नेहरू को नहीं लिखा था, गांधी को लिखा था। गांधी ने महादेव देसाई के जरिए ये सूचना नेहरू तक भेजी कि आपके बारे में सरदार पटेल मुझे ये लिख रहे हैं। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू प्रेज हिम एनफ, ही हैज बर्न्ड हिज कैंडल ऑन बोथ द एंड्स। अंग्रेजी का मुहावरा है मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, जिसका मतलब ये होता है कि अपने स्वास्थ्य की, अपनी किसी भी चीज की परवाह किए बिना दिन रात संगठन के लिए मेहनत करना। ये सरदार पटेल नेहरू के बारे में कह रहे हैं 1936 में। 1949 में महात्मा जी के निधन के बाद सरदार पटेल ने लिखा, महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और गांधी जी की मृत्यु के बाद हम सबको महसूस होता है कि गांधी जी का फैसला एकदम सही था। ये सरदार पटेल के शब्द। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ के लिए लिखते हुए 14 नवंबर 1949 जब नेहरू जी के जन्मदिन पर वो अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो उसके लिखते हुए सरदार ने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, लीडर ऑफ अवर लेजियंस। इस फ्रेज का असली मतलब वही समझ सकते हैं जो ठीक ठाक अंग्रेजी जानते हैं। जिन्हें स्ट्रेंथ की स्पेलिंग नहीं मालूम वो नहीं समझ सकते। लेजियन अंग्रेजी मुहावरे में रोमन सेना की जो सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियां होती थी, द बेस्ट फाइटर्स, उनको कहते थे। तो सरदार पटेल कह रहे हैं कि द लीडर ऑफ अवर लेजियंस, हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के नेता जवाहरलाल नेहरू हैं। और उसी में उन्होंने ये भी कहा उसी लेख में कि बहुत सारे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट मेरे और आपके बीच मतभेदों की बातें करती हैं। वो ये नहीं जानते कि हाँ मतभेद हमारे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के व्यूज को एकोमोडेट करना भी जानते हैं। कोई भी डेमोक्रेटिक संगठन, और संगठन को छोड़िए, थोड़ा सा इन चीजों पर अपने निजी अनुभव से जुड़कर विचार कीजिए। 4 आदमी का परिवार बिना एकोमोडेशन के चल सकता है क्या? मुझे खास तरह का खाना पसंद है, मेरे बेटे को दूसरी तरह का खाना पसंद है, मेरी बेटी को तीसरी तरह का खाना पसंद है। हम लोग एक दूसरे की पसंद को एकोमोडेट नहीं करेंगे तो परिवार चल पाएगा क्या? अगर मैं इंसिस्ट करूंगा नहीं रोज यही खाना बनेगा जो मुझसे पसंद है, तो मेरी बेटी विद्रोह नहीं करेगी क्या? रोजमर्रा के जीवन में प्लीज, मैंने आपसे निवेदन किया था, रोजमर्रा के जीवन में एकोमोडेशन बहुत जरूरी है। सरदार पटेल इस बात को याद करते हैं कि हाँ मतभेद हैं हमारे बीच, बट वी आर एकोमोडेटेड ईच अदर। तो जहां तक गांधी, नेहरू और पटेल के संबंधों का सवाल है, दोस्तों मैं कहना यह चाहता हूं कि इन बड़े लोगों के मतभेद और मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत आदर, सम्मान और स्नेह, इन चीजों की महत्ता को, इन चीजों की गहराई को ओछे दिमाग समझ नहीं सकते। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, इस पर ओछापन नहीं थोपना चाहिए। सरदार पटेल संगठन के व्यक्ति थे। संगठन के लोग चाहते थे कि वो अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष यानी वर्चुअली पीएम बने, लेकिन गांधी केवल संगठन नहीं बल्कि जनता का मिजाज भी जानते थे। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, इस बात को सरदार पटेल ने आगे माना चलकर, उनके दस्तावेज उपलब्ध हैं, कि एक नव स्वाधीन देश के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहरी इंट्यूटिव समझ होनी चाहिए और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होनी चाहिए। जो नेहरू की सन 1927 में ब्रसेल्स की कांग्रेस अटेंड करने के बाद जो तमाम दुनिया भर के जो औपनिवेशिक देश थे उनके लोगों की कांग्रेस थी, उसमें नेहरू गए थे
उसके बाद से नेहरू का एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सम्मान था, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोग उनको जानते थे और नेहरू इस बात को बार बार रेखांकित करते थे, जो आज तक रेखांकित करने की जरूरत है, कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल भारत की अपनी स्वाधीनता का संग्राम नहीं था, वो उपनिवेशवाद के अंत का आरंभ भी था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल भारतीय जनता की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इस उपलब्धि से दुनिया के दूसरे देशों ने सीखा। आप कल्पना कीजिए कि सन 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, सन 55 तक लगभग सारा ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्चुगीज इंपीरियलिज्म ताश के महल की तरह ढह गया था, इंडोनेशिया से लेकर ब्राजील तक। क्योंकि जैसा कि नेहरू ने बारंबार लिखा है कि इंपीरियलिज्म की जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो भारत था। अगर यहां ब्रिटिश राज खत्म हो गया तो दुनिया के दूसरे देशों में कॉलोनियल एम्पायर संभव नहीं रह पाएंगे। इन सब बातों के बोध के साथ यह आग्रह किया था गांधी ने। और यह ध्यान दीजिए कि भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक औपचारिक रूप से। नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। उस समय नेहरू ने दिल्ली में 15 दिन की एशियन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। 2 सप्ताह तक वो एशियन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस चली थी और जिसको गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। और उस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में फिलिप टालबोट नाम के ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने लिखा था कि ये कॉन्फ्रेंस कुछ लोगों को केवल एक तमाशा लग सकती है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंपीरियलिज्म। जो कश्मीर की बात सवाल उठाया गया, मेरा एक सीधा सा सवाल है। देखिए, बहुत मैं आपसे फिर से कहूं कि तमाम राजनीतिक डिबेट्स के बीच में अपने कॉमन सेंस को जागृत रखिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा नुकसान आपका करती है वो ये कि आपके कॉमन सेंस को ध्वस्त कर देती है। टेलीविजन भी यही काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जमाने में अटेंशन स्पैन 3 मिनट 4 मिनट, उसके पहले तो बहुत होता था, लेकिन आज नवीनतम अध्ययनों का यह मानना है कि आम आदमी का अटेंशन स्पैन 10 सेकंड भी नहीं रहा है। और विजुअल के प्रति आग्रह इतना अधिक है कि जब तक विजुअल ना हो आपका चित्त टिकता ही नहीं है। ये सब चीजें जाने अनजाने आपको रोबों में बदलने की, आपको मूर्ख बनाने की साजिश का हिस्सा है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए कॉमन सेंस, सहज बोध को बनाए रखने की जरूरत है। और सहज बोध का मतलब केवल ये नहीं होता कि जो मन में आया वो सहज बोध है। सहज बोध का मतलब होता है आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपका यानी पूरी परंपरा का। ये जानने के लिए कि सांप की बांबी में हाथ नहीं घुसेड़ना चाहिए, मुझे प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे परंपरा से मालूम है कि खतरनाक मामला हो सकता है। जलती आंच पर हाथ नहीं रख देना चाहिए, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका सहज बोध है, जिसके पीछे आपकी पीढ़ियों का अनुभव है, ज्ञान है और उसके साथ आपका इंटरैक्शन है। कोई फैसला होता है किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में और प्रधानमंत्री के फैसले से लोग सहमत नहीं होते तो मंत्रिमंडलीय सहयोगी इस्तीफा दे देते हैं। 2002 में जब गुजरात में हिंसा हुई तो रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी उचित कदम नहीं उठा पाए। दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था अटल जी की सरकार से। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। असहमतियां होने पर हिंदू कोड बिल को किस तरह पास किया जाए, एक साथ पास किया जाए या टुकड़ों टुकड़ों में पास किया जाए, इस बात को लेकर नेहरू कैबिनेट से अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। हम सब लोग जानते हैं इस बात को। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कश्मीर के सवाल पर नेहरू की सोच इतनी गड़बड़ थी और कश्मीर के सवाल पर नेहरू मनमानी कर रहे थे और किसी की नहीं सुन रहे थे, सारी जिम्मेदारी उनकी थी, तो सरदार पटेल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
स्वयं हिंदू महासभा के हिंदू राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? श्यामा प्रसाद जी उस कैबिनेट के सदस्य थे जिसने ये सब फैसले लिए थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये जो मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू है कि कैबिनेट का जो फैसला हमें सूट करता है वो ठीक है, जो नहीं सूट कर, ये राजनीतिक नैतिकता नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री के किसी फैसले से इतने असंतुष्ट हैं तो आप इस्तीफा देते हैं। ये नैतिकता नहीं है कि आप उस फैसले के साथ हो और बाद में अपने पॉलिटिकल कारणों से उसका विरोध करने का नाटक करने लगे। श्यामा प्रसाद जी ने इस्तीफा दिया कश्मीर के सवाल पर नहीं, नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में जो 1950 में हुआ था। और वो पैक्ट ये था, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहां अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। उसकी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में हो रही थी। नेहरू ने पाकिस्तान सरकार को लिखा कि इसको रोकिए, ध्यान नहीं दिया गया। नेहरू ने कड़ी चिट्ठी लिखी और उसका अंतिम वाक्य याद रखने लायक है। नेहरू ने लिखा कि अगर पाकिस्तान सरकार पूर्वी पाकिस्तान में होने वाले अत्याचारों को नहीं रोकेगी तो भारत सरकार को मजबूर होकर दूसरी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब लोग समझते थे, आप भी समझते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कह के नहीं किए जाते हैं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान की सरकार को ये बात तुरंत समझ में आ गई और माफ कीजिएगा एक मिनट, पाकिस्तान की सरकार को ये बात तुरंत समझ में आ गई। लियाकत अली उड़कर के दिल्ली आए और जो हवाई जहाज में उड़ते हुए वो आए, उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे लगे हुए थे। जहाज पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ जिसके तहत दोनों देशों ने वचन दिया कि अपने अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत करेंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने इस पैक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया था क्योंकि उनका कहना यह था कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हिंदुस्तान के नव स्वाधीन भारत के मूल सोच, मूल संविधान के विरुद्ध होता। भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला नहीं किया था, इसलिए ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का सवाल ही नहीं उठता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा कश्मीर के सवाल पर नहीं दिया, नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में दिया। पटेल ने इस्तीफा नहीं दिया, अंबेडकर ने नहीं दिया, मथाई ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। कारण जो फैसले थे वो सर्वसम्मत थे, उन पर सारी सरकार की सहमति थी। वास्तविकता यह है और इसके लिए सबसे बेहतर इस पुस्तक में है, अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफी है और जिसकी एक बहुत बढ़िया पुस्तक पाकिस्तान के सम्मानित दो इतिहासकारों ने लिखी है, बर्क एंड कुरैशी ने, और वो पॉलिटिकल किताब नहीं है, वो सॉलिड सीरियस एकेडमिक किताब है पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से। वो कश्मीर के सवाल पर पटेल की तारीफ करते और नेहरू की घोर निंदा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पटेल रियलिस्ट थे और ये फैक्ट है। शुरू में पटेल का मानना यह था कि एक तरफ हैदराबाद का निजाम उत्पात किए हुए, दूसरी तरफ हम कश्मीर का भी सरदर्द मोल लें तो कश्मीर पाकिस्तान को जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहरू ने गांधी और पटेल दोनों को समझाया कि बात केवल ये नहीं है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और आदि आदि, कश्मीर की जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, अगर आप पूरे कश्मीर का नक्शा ध्यान में रखें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो हमारे भारत का जो हिस्सा कश्मीर है उसको अगर आप ध्यान में रखें तो कश्मीर की सीमाएं उस समय के सोवियत संघ, अफगानिस्तान और चीन से मिलती। ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पाकिस्तान जैसे होस्टाइल स्टेट के हवाले नहीं किया जा सकता था। यह बात गांधी जी को भी समझ में आई, पटेल को भी समझ में आई और उसके बाद भारत सरकार की यह आम राय बनी कि कश्मीर को पाकिस्तान को दिए जाने का सवाल ही नहीं है। और बर्क और कुरैशी पाकिस्तानी इतिहासकार इस बात के लिए नेहरू की निंदा करते हैं कि पटेल तो ठीक चल रहे थे, नेहरू ने गड़बड़ कर दी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन अब मैं जिस बात पर अब थोड़ा समय देना चाहता हूं वो ये, मैंने
जो सवाल उठाया कि नेहरू पर इतने निरंतर बल्कि अश्लील हमले क्यों होते हैं। आप मतलब देखिए, जो सोच विचार की कमी हुई है इस यूट्यूब और व्हाट्सएप के जमाने में। एक सज्जन हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, कुछ राजीव दीक्षित या क्या, वो बड़े उनके बाबा जी के, जो आजकल एक बाबा जी हैं, उनके बड़े प्रिय थे, हाँ जो भी थे। तो उनका आप यूट्यूब पर देखिए, ढेरों वीडियो भरे हुए और हर वीडियो में मूर्खतापूर्ण बातें। मूर्खों का आत्मविश्वास अद्भुत होता है। वैसे जिसको कहते हैं ना कि सबसे बड़े जगतगति जिनाना व्याप, जब सबसे बड़े जड़मती जिनाना व्याप जगतगति, तो वो सज्जन उस वीडियो में फरमाते हैं, मैंने जिक्र किया है इस किताब में, कि साथ जिन्ना, एडविना और नेहरू लंदन के हैरिस कॉलेज में सहपाठी थे और इसीलिए बाद में एडविना की शादी षड्यंत्र पूर्वक माउंटबेटन से कराई गई ताकि वो आगे चल के नेहरू को प्रभावित कर सके। अब इसमें बाकी सब चीजें अपनी जगह, निवेदन केवल ये है, अगर आप गूगल करें तो देख लेंगे, लंदन में हैरिस कॉलेज नाम का कोई कॉलेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नेहरू के लंदन पहुंचने के 15 साल पहले जिन्ना लंदन से वापस आ चुके थे। दोनों के सहपाठी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नंबर 3, एडविना बेचारी हाई स्कूल से आगे किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी थी। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बात चल रही है और चल रही है और आप प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं इसका। हंसिए मत इस बात पर। आप कांग्रेस जन हैं, अधिकांश लोग कांग्रेस जन हैं। आप में से कितनों ने इस मूर्खता का प्रतिवाद किया है? आप में से कितनों ने यह सवाल पूछा है कि भाई जरा वो जगह बताओ ना नेहरू ने कहा कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट? वो बताओ किस भाषण में, किस लेख में, किस चिट्ठी में जवाहरलाल जी ने ये लिखा है, जरा मैं देखो। जवाहरलाल जी के तो लिखे हुए हिसाब किताब और कौन सी किताब पढ़ी, इस तक का प्रकाशन हो चुका है। वो डायरी में लिखा कि आज मैंने फलानी किताब पढ़ी है, तब सब चुक चुका है। क्या प्रतिवाद किया आपने? आपने कभी गूगल किया कि लंदन में हैरिस कॉलेज है भी या नहीं? मुझे तो गूगल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सौभाग्य से मैं लंदन और कैम्ब्रिज में रहा हूं, तो मुझे तो वैसे ही मालूम था कि लंदन में कोई हैरिस कॉलेज नहीं है। लेकिन आप में से किसी ने पता लगाया कि हैरिस कॉलेज है कहां यार? एडविना कितनी पढ़ी थी? जिन्ना साहब कब लंदन पहुंचे थे, कब लौट आए थे, और जवाहरलाल कब पहुंचे थे, कब लौटे? बहुत से लोगों को यह कहना बड़ा पसंद है कि झूठ के पैर नहीं होते। मेरा निवेदन यह, और मैं हमेशा कहता हूं, और इस सोशल मीडिया के जमाने में 100 गुनी ज्यादा सच बात है कि झूठ के पैर नहीं होते, पर होते। वो चलता नहीं है, उड़ता है। और जब तक सच जो है अपने जूतों के तस्मे बांध रहा होता है, तब तक झूठ सारे शहर का चक्कर लगा चुका होता है। इसलिए ये मान के मत बैठे रहिए कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ का सक्रिय प्रतिवाद कीजिए। और इस सवाल को अपने सामने रखिए कि ऐसे हमले क्यों किए जाते हैं नेहरू पर। क्यों एक तरफ नेहरू बनाम गांधी, नेहरू बनाम पटेल, नेहरू बनाम शास्त्री। एक तो मुझे बहुत मजेदार लगता है कि ऐसे भी राजनीतिक संगठन हो सकते हैं जिनकी जो पूरी गैलरी ऑफ हीरोज है उसमें सारी तस्वीरें उधार की। ये भी बहुत मजेदार मुझे लगता है। यानी कभी कभी लगता है कि जैसे सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, बल्कि वो संघ के स्वयं सेवक थे। ऐसा लगता है कि जैसे लाल बहादुर जी ने अपनी पॉलिटिक्स भारतीय जनसंघ से शुरू की थी, जैसे महात्मा गांधी जो है वो संघ के संस्थापक थे। अपना भी कोई हीरो खोज लेना चाहिए जिसको आप दुनिया के सामने रख सके। खैर, नेहरू पर हमला इसलिए होता है और इसलिए निरंतर होता है क्योंकि नेहरू और कुल मिलाकर के हमारा सारा स्वाधीनता आंदोलन दो बातें बहुत अच्छी तरह समझते थे। एक ये कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, एक निरंतर चली आ रही सभ्यता है, इसे एक आधुनिक नेशन स्टेट में तब्दील करना है। क्योंकि सभ्यताओं के और साम्राज्यों के ढंग से अब दुनिया ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब दुनिया में मुगल एम्पायर, सफेविड एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर नहीं बचे हैं, अब नेशन स्टेट्स हैं। तो
तो पोस्ट इंपीरियलिज्म दुनिया जो होगी, साम्राज्यवाद के विखंडन के बाद की जो दुनिया होगी, वो नेशन स्टेट्स में बटी हुई दुनिया होगी। तो प्राचीन सभ्यता को हमें एक नेशन स्टेट में तब्दील करना है। ये प्राचीन सभ्यता केवल प्राचीन नहीं है, ये निरंतर सभ्यता है। जब हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं तो उसका विकास 12वीं सदी के बाद समाप्त नहीं हो जाता। तुलसीदास जी का जन्म भारत में मुसलमानों के आने के बाद ही हुआ है। तो प्राचीन भारत के नहीं थे, तुलसीदास जी वैदिक काल के नहीं थे। और भारत में, चूंकि भारत में सीखने की सिफत रही है, तो भारत में हर आने वाली सभ्यता और संस्कृति से कुछ सीखा है, कुछ सिखाया है। यानी हम में से कितनों को समोसे से प्रेम नहीं है। समोसा वैदिक आर्यों का व्यंजन नहीं है। समोसा भारत में तुर्कों के साथ आया है। बाबा शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है, बाबा तुर्की भाषा का शब्द है। इसलिए जिन लोगों को भारतीयता के अरबीकरण से परहेज है, उन्हें बाबा की जगह पितामह कहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा परकीय शब्द है उन लोगों की शब्दावली में। तो आप निरंतर सीखते रहिए। आज जब हम खड़े हैं 21वीं सदी में, तो जैसे हम भारतीय सभ्यता कहेंगे, भारतीय संस्कृति कहेंगे, उसमें क्या यूरोप के योगदान को नकार देंगे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इंग्लिश हमारी इंटेलेक्चुअल लिंग्वा फ्रैंका है? आखिरकार ये किताब मैंने पहले अंग्रेजी में लिखी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि हिंदी क्षेत्र के बाहर भी ये किताब पहुंचे। क्या ये सच नहीं है कि हम बहुत कुछ यूरोप से लेते हैं, बहुत कुछ इस्लामिक कल्चर से, इस्लामिक ट्रेडिशन से लेते हैं, बहुत कुछ हिंदू और बहुत कुछ नॉन हिंदू ट्रेडिशन से लेते हैं? आदिवासी संस्कृति जिसे कहते हैं, उससे लेकर के पोस्ट इंडस्ट्रियल तक भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। और इस बात को नेहरू बहुत गहरे में समझते थे। भारत को डिस्क्राइब करने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर का एक प्रसिद्ध रूपक है, वो रूपक मुझे पसंद नहीं है, मुझे नेहरू का रूपक ज्यादा पसंद है। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे महामानव समुद्र, जिसमें सब मिल जाते हैं और सबकी पहचानें गायब नहीं होती हैं, ना होनी चाहिए। नेहरू का रूपक बहुत अच्छा है। नेहरू भारतीय सांस्कृतिक अनुभव की तुलना किसी पुरानी पांडुलिपि के पन्ने से करते हैं। पैलिम्फेस्ट, अंग्रेजी में जिसे पैलिम्फेस्ट कहते हैं, नेहरू ने तुलना की है भारतीय संस्कृति की पैलिम्फेस्ट के साथ। पांडुलिपि का एक पन्ना, ऐसा पन्ना जिस पर कभी किसी ने एक इबारत लिखी, उसके कुछ समय बाद किसी और ने लिखी, फिर किसी और ने लिखी, और नेहरू लिखते हैं कि इस पन्ने पर न जाने कितनी इबारतें लिखी गई हैं, लेकिन खूबी यह है कि पहली इबारत के अक्स अभी तक मिटे नहीं है, वो अब भी मौजूद है। जिस बैलगाड़ी का व्यवहार हम आज करते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। यहां इन मामलों के विशेषज्ञ प्रदीप बैठे हैं। आशा है कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि भारत का हल एसेंशियली वही है जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में इस्तेमाल होता था। एसेंशियली वही हल है, वही बैलगाड़ी है। शिव जी जिन्हें हम कहते हैं, आज उन देवता की पहली प्रतिमा वहीं मिलती है, पाशुपत की, वो कंटिन्यूटी आज तक चली जाती है। नेहरू वॉज एक्यूटली अवेयर ऑफ दिस कंटिन्यूटी, और इसीलिए वो जानते थे, और आपको भी इस बात को समझना होगा बहुत गहराई में, कि विविधता में एकता कोई खोखला नारा नहीं है। विविधता में एकता भारतीय जनजीवन की बुनियादी सच्चाई है। और ये बात केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये भाषाओं के लेवल पर, खान पान के लेवल पर, जातीय व्यवहार के लेवल पर, कपड़े के लेवल पर। सलवार कुर्ता मूलतः पंजाबी पहरावा है। हिंदुस्तान में कोई इलाका ऐसा है जहां लड़कियां सलवार कुर्ता ना पहनती हो, मूलतः तो पंजाबी पहरावा है। डोसा मूलतः मलयाली भोजन है, लेह में आप डोसा खा सकते हैं। तंदूरी रोटी मूलतः पंजाबी है, लेकिन कहीं जाइए भारतीय खाने के नाम पर तंदूरी प्रकट हो जाती है। ये रोजमर्रा के जीवन से जोड़ के देखिए दोस्तों, तब आप समझेंगे कि विविधता में एकता कोरा नारा नहीं है।
वो जीवन की वास्तविकता है। और इसीलिए नेहरू से लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि नेहरू भारतीय सामाजिक ढांचे का लोकतांत्रिकीकरण चाहते थे। नेहरू उन लोगों में नहीं थे जो हर चीज का महिमा मंडन करें, जो अपनी समस्याओं को जानने और पहचानने से इनकार करें। नेहरू जानते थे कि भारतीय समाज बहुत महान है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि भारतीय समाज में विषमता जाति के स्तर पर, जेंडर के स्तर पर, वर्ग के स्तर पर बद्धमूल है। और जब तक हर तरह की विषमता का प्रतिवाद नहीं करेंगे, भारतीय समाज समरस नहीं हो सकता, होमोजेनस हो नहीं सकता। इसलिए भारतीय समाज का लोकतांत्रिकीकरण, लेकिन क्रांतिकारी ढंग से नहीं, हिंसक ढंग से नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से। नेहरू ने अपने प्रसिद्ध लाहौर सेशन के भाषण में कहा था कि भारत में बहुत गहरे और दूरगामी परिवर्तन आएंगे, लेकिन वो परिवर्तन भारतीय चिंता के अनुकूल ही होंगे, इन अकॉर्डेंस विद द जीनियस ऑफ इंडियन पीपल। ये नेहरू का फ्रेज है, इन अकॉर्डेंस विद द जीनियस ऑफ इंडियन पीपल। और लोग नेहरू पर विदेशी होने का आरोप लगाते हैं। नेहरू इन सब चीजों के साथ भारतीय जनता के साथ गहरा एकात्म अनुभव करते थे। उन्हें अपना हिंदू धर्म या बौद्ध परंपरा या जैन परंपरा या इस्लाम से प्रेम जताने की जरूरत नहीं थी, वो उनमें व्याप्त था। कभी अपने किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान से पूछिएगा कि उसने नासदीय सूक्त का नाम सुना है क्या। नासदीय सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है और वह अद्भुत सूक्त है। उसमें ऋषि ये चिंता प्रकट करते हैं कि सृष्टि का रहस्य कौन जानता है। तो शुरू करते हैं कि ऋषि जानते हैं, कहते हैं नहीं, शायद ऋषि नहीं जानते। मनुष्य जानते हैं, नहीं, वो भी नहीं जानते। देवता जानते हैं, वो भी नहीं जानते। तो जो सृष्टि का, तमाम सृष्टि का अध्यक्ष है, संभवतः वो जानता है। और अगला मंत्र कहता है कि नहीं, संभवतः वो भी नहीं जानता। इसके बहुत गहरे इंप्लीकेशन है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कोई ज्ञान सिद्धांत, कोई ज्ञान परंपरा सत्य की खोज को अंतिम रूप से हल करने का दावा नहीं कर सकती। दिस इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। ज्ञान एक निरंतर विकासमान प्रक्रिया है। नेहरू ने नासदीय सूक्त डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पूरे का पूरा उद्धृत किया है। नेहरू इंदिरा जी को चिट्ठी लिखते हुए भागवत को एल्यूड करते हैं, कोट करने की भी जरूरत नहीं समझते, संकेत कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बेटी समझ जाएगी कि मैं रंतिदेव की कथा का संकेत कर रहा हूं। बुरा मत मानिएगा, अधिकांश नौजवानों को रंतिदेव के लिए गूगल करना पड़ सकता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन का नतीजा है। नेहरू वॉज डीपली रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन एंड इंडियन कल्चर। और इसलिए वो जानते थे कि विविधता में एकता केवल पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, वो भारतीय सांस्कृतिक अनुभव का सार है। और नेहरू ये भी जानते थे कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, फासिज्म का भारतीय रूप है और न केवल लोकतंत्र बल्कि समूची भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध जाता है। और वो जानते थे, उन्होंने लिखा है कि कम्युनलिज्म डर के बिना संभव नहीं है। आप जानते हैं 1912 में एक सज्जन ने थ्योरी दी थी कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएंगे। एक डॉक्टर मुखर्जी हुआ करते थे, 1912 में उन्होंने एक लेख लिखा था। 1912 से आज कितने हो गए? 2021, 109 साल हो गए। आज का भारत, आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, तीनों मिलाकर के भी आप देखें तो मुसलमान अभी भी अल्पसंख्यक ही हैं। उनके हिसाब से तो 10 साल में हो जाने चाहिए थे। ये डर आज तक बनाया जाता है। बहुत रोचक बात है कि जब तक इस देश में हिंदू विरोधियों की सरकारें थी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। जब से हिंदुत्व की सरकार आई है, हिंदू धर्म रोज ही खतरे में पड़ जाता है। यह मेरे भाषण से भी हो सकता है कि किसी को धर्म खतरे में पड़ता नजर आ जाए। ये डर, यू कैन नॉट क्रिएट अ कम्युनल साइकोसिस विदाउट क्रिएटिंग फियर। क्योंकि जिससे आप डरते हैं
उस पर ना करुणा करते हैं, ना उसके साथ संवाद करना चाहते हैं। आपके सामने सांप आ जाए तो आप उससे संवाद थोड़ी करते हैं, आप मारने के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि आप डरते हैं, आपके मन में डर बैठा हुआ है। और इसीलिए गांधी और नेहरू सन 48 में, सन 47 में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से एक अपील करते थे कि डरो मत, सबसे पहले अपने डर से लड़ो। नेहरू का वो किस्सा मशहूर है कि कनॉट प्लेस में एक दुकान लूट रही थी और नेहरू अपनी कार से कूद पड़े थे और दंगाइयों से उलझ गए थे। तो नेहरू के प्रति नफरत, नेहरू का टोटल रिजेक्शन इसलिए जरूरी है इन लोगों के लिए, कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि नेहरू भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति की जो गतिशीलता है, जो उसका डायनेमिज्म है, उसके सबसे शानदार प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज संरचना के सबसे प्रबल प्रवक्ता हैं और सांप्रदायिकता की नवैयत को सबसे साफ तौर से समझने वाले व्यक्ति। नेहरू की नीति की विफलताएं, सफलताएं, इन पर बात हो सकती है, लेकिन मूल दिशा की बात समझिए। अभी वो चेतन भगत नामक एक सज्जन है, उन्होंने 2 साल पहले एक वक्तव्य दिया, ट्वीट किया कि स्मार्टनेस तो इसमें होती है कि आप विनर के साथ रहें, इसलिए नेहरू ने गलती की, वो सोवियत संघ के साथ हो गए। मुझे क्रोध आता है, माफ कीजिएगा, मतलब मूर्खता को टोटल लाइसेंस मिला हुआ है इस समय समाज में। क्या ऐसे लोग क्या समझते हैं कि स्पुतनिक केवल रूस द्वारा बनाई गई वैक्सीन का नाम है? 1950-1964 तक जब नेहरू का निधन हुआ, प्योरली प्रैग्मेटिक ढंग से सोचें, आप आदर्श को छोड़ दें एक मिनट के लिए, प्योरली प्रैग्मेटिक ढंग से सोचें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका विनर था और सोवियत संघ लूजर था। सोवियत संघ का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, सोवियत संघ के अचीवमेंट्स थे, सोवियत संघ की ताकत थी, और इसीलिए नेहरू जैसे लोगों के सामने समस्या ये थी, और इसीलिए एक तरफ उन्हें कम्युनिस्टों की आलोचना सुननी पड़ी कि साथ सोवियत संघ के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ गए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, जो चाहते थे कि भारत सीधे अमेरिकन अम्ब्रेला में चला जाए, उनकी आलोचना सुननी पड़ी। लेकिन नेहरू ने बिल्कुल सही फैसला किया, और नेहरू की गुटनिरपेक्षता नैतिक अपंगता नहीं थी। गुटनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं था कि हम ना इसके साथ ना उसके साथ। गुटनिरपेक्षता का मतलब यह था कि वी विल टेक पोजीशन ऑन इश्यूज, जो हमें सही लगेगा वो कहेंगे। और दुनिया भर के नव स्वाधीन देशों को नेतृत्व प्रदान किया नेहरू ने, और इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया के इतिहास में अद्वितीय। इंपीरियलिज्म को समझे बिना आधुनिक दुनिया को नहीं समझा जा सकता, और इंपीरियलिज्म के प्रभाव के समाप्त होने में, हालांकि वो अभी भी बना हुआ है और लौट लौट के आ रहा है, लेकिन इंपीरियलिज्म के प्रभाव को समाप्त करने में जिन लोगों का केंद्रीय योगदान है, उनमें से एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू, जो हमारे हिंदू राष्ट्रवादी मित्रों के बड़े आदर्श व्यक्ति हैं। एक तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, सिंगापुर आप जानते हैं, सिंगापुर जैसे सिटी स्टेट ऑफ 50 लाख, 50 लाख की आबादी का मुल्क है, शहर है। अपनी दिल्ली की आबादी इस समय 2 करोड़ है। यार लोग सिंगापुर को हिंदुस्तान का मॉडल बनाने चले, हिंदुस्तान में 1,500 सिंगापुर घुस जाएंगे, और सारी जटिलताएं जो तरह की होती हैं। एनीवे, तो सिंगापुर के वो जो संस्थापक प्रधानमंत्री थे, जो इन लोगों के आदर्श पुरुष कहलाते हैं, उनके शब्दों में, किताब में संकलित है वो लेख, उन्होंने कहा नेहरू वॉज द फर्स्ट ऑफ एशियन अफ्रीकन्स। एशिया और अफ्रीका के जो सिरमौर थे वो नेहरू थे। दिस इज ली कुआन यू। नेहरू की विदेश नीति, अर्थनीति, उसमें बहुत सारी सीमाएं थी। सीखने का मतलब लीक पे चलना नहीं होता। हमारे यहां कहते हैं कि अपनी लीक बना के दूसरों के अनुभव से सीखते हुए अपने नतीजे निकालने होते हैं। नेहरू ने कहा था कि अतीत की उपेक्षा भी गलत है और अतीत के प्रति फालतू का भक्ति भाव भी गलत है। ये बात नेहरू पर भी लागू होती है। एज एन एकेडमिक मैं ये कह रहा हूं।
मैं ये नहीं कहता कि नेहरू की हर बात को आप मैकेनिकली फॉलो करने लगे, लेकिन मूल दिशा नेहरू की ही आपको अपनानी पड़ेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी। वो एक चुटकुला आपने सुना होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के विरोधी उस चुटकुले का बहुत इस्तेमाल करते थे। हमारे बचपन में हमारे एक अध्यापक थे, वो उसका बहुत इस्तेमाल करते थे। वो चुटकुला इस प्रकार है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त था और बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। तो उनसे एक बार कहते हैं कि एक परम सुंदरी अभिनेत्री ने कहा कि जॉर्ज, अगर मैं और आप विवाह कर लें तो हमारी जो संतान होगी उसे मेरा सौंदर्य और आपकी मेधा प्राप्त होगी, कैसा अद्भुत बच्चा वो होगा। तो जॉर्ज बोले, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ना करे इसका उल्टा हो गया तो, यानी मेरा सौंदर्य और आपकी बुद्धि प्राप्त हो गई तो क्या होगा, तब वो कैसी संतान होगी। जॉर्ज काफी बदसूरत थे। तो इस चुटकुले का इस्तेमाल मिश्रित अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाने के लिए किया जाता था कि ना तो उसमें पूंजीवाद की भलाइयां हैं, ना समाजवाद की भलाइयां हैं, दोनों की बुराइयां हैं। ये नितांत निराधार बात है और इस पर मैं कभी अलग से बात करना चाहूंगा सविस्तार, लेकिन केवल एक बात कह के इस बात को मैं समाप्त करूंगा, एक बात याद दिलाकर। आप में से बहुत से लोगों ने फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना होगा। 20-25 साल पहले वो बहुत प्रसिद्ध हुए थे, बहुत विख्यात हुए थे। उन्होंने 1992 में एक किताब प्रकाशित की थी सोवियत संघ के विघटन के बाद, जिसका नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। और उस किताब में फुकुयामा की थीसिस ये थी कि सोवियत संघ की समाप्ति ने यह दिखा दिया है कि समाजवाद एज अ हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड, और इसलिए अमेरिकन मॉडल का कैपिटलिज्म ही आदर्श समाज व्यवस्था है और इतिहास की सारी गति उसी दिशा में है। इस अर्थ में वो इतिहास का लक्ष्य है और इतिहास का अंत है। ये सेंट्रल थीसिस है, किताब का नाम ही है द एंड ऑफ हिस्ट्री। 1992 में वो किताब छपी थी। 2017 में फुकुयामा की नई किताब छपी है और उसमें फुकुयामा की स्थापना ये है, आज 27 साल बाद, कि अगर समाजवाद का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, अगर समाजवाद का मतलब यह है कि संसाधनों पर केवल कुछ ही लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो न केवल समाजवाद लौटेगा बल्कि समाजवाद को लौटना भी होगा, चाहिए ही लौटना होगा। नेहरू की दूरदर्शिता इस बात में है। नेहरू समाजवादी थे, सोवियत संघ के ढांचे के समाजवादी नहीं थे। सोवियत संघ में जब बोरिस पास्टरनाक पर दमन हो रहे थे, नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी कि ये मत कीजिए। सोवियत संघ में असहमति का जो दमन होता था, नेहरू नेवर अप्रूव्ड ऑफ इट। लेकिन नेहरू लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद स्थापित करने के पक्षधर थे और आज अमेरिकन कैपिटलिज्म का इस तरह खुला समर्थन करने के 27 साल बाद फुकुयामा को ये समझ आता है। और आज आप अमेरिका में देखिए, बर्नी और उनका जो पूरा मूवमेंट है, जो उनका एम्फेसिस है, जो जो बाइडेन को मजबूर कर रहा है लगातार कल्याणकारी फैसले लेने के लिए, नेहरू की दूरदर्शिता इससे झलकती है। आपको लिटरली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो आपको स्वीकार कर ही लेना चाहिए फुकुयामा की तरह कि संसाधनों पर कुछ लोगों का, कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार नहीं चल सकता, क्रोनी कैपिटलिज्म हरगिज नहीं चल सकता, और संसाधनों का, संपदाओं का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से संबंध स्थापित किए बिना कोई समाज शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकता। ये नेहरू की सोच का, नेहरू के चिंतन का सार है। और इसलिए मित्रों, बहुत समय मैंने आप लोगों का लिया, बहुत आभार आपका। मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इस पुस्तक के पहले 100 पेज जरूर पढ़ें। बाकी पुस्तक आप समय समय पर पढ़ते रह सकते हैं। नेहरू के विचार किसी विषय में जानने हो तो पुस्तक आपकी मदद करेगी, लेकिन इस पुस्तक के पहले 100 पेज अगर आप पढ़ें तो मुझे उम्मीद है कि न केवल उन कुप्रचारों का जिनका संकेत पुनिया जी ने अपने उद्बोधन में किया था, बल्कि और 50 कुप्रचारों का जवाब देने की सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने आपसे कहा उसने आपके चित्त पर कुछ प्रभाव छोड़ा होगा
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम आज के दिन सारा समय व्हाट्सएप को देने की बजाय थोड़ा समय किसी अच्छी किताब को पढ़ने में देंगे। बहुत धन्यवाद, आपका आभार।